हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और मैं आर के गोंड आप लोगों को 13 जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा, वो भी बिल्कुल सिंपल सी भाषा में। तो मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशनल कोटेशन। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही बड़ी आपकी क्या होगी, जीत होगी। सीधा सा मतलब है कि अगर आपको संघर्ष आपका बड़ा है तो उतनी ही बड़ी आपका लक्ष्य भी होगा, यानी कि बड़े लक्ष्य के लिए आपको बड़ी उपलब्धियों को हासिल करना पड़ेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि आकाशा एक एयरलाइंस है। आकाशा एक एयरलाइंस है और ये एयरलाइंस किसकी है? ये इंडिया की एयरलाइंस है। इसने क्या किया? IATA। IATA क्या है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट के लिए एक एसोसिएशन है। एसोसिएशन है, ठीक है। का हिस्सा बनने वाली भारत की कौन से नंबर की एयरलाइन बनी है? तो ये भाई साहब बनी 5वें नंबर की। लेकिन ये जो IATA है, इसका काम क्या भाई? इसका काम क्या है कि ये जितनी भी इसके अंडर में 360 से ज़्यादा एयरलाइंस पूरे विश्व में आती है। ये क्योंकि इंटरनेशनली काम करता है, तो ये क्या करते हैं कि जितने भी एयरलाइंस उनके लिए नियम बनाती है। ठीक है, नियम बनाने का काम करते हैं और उनके सुरक्षा जो मानक है उन पे ये ध्यान देते हैं। और जो यात्री होते हैं ना, यात्री, उनकी सुरक्षा, इन सब चीज़ों पे ये क्या काम करती है? ध्यान देती है। तो ये है IATA। IATA की जो स्थापना है ना, वो बहुत पहले हो चुकी थी, जब 1945 में, जब हमारा मतलब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है और जब UN की स्थापना होती है, तो उसी टाइम पे इसकी भी स्थापना होती है। इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है। हेडक्वार्टर्स इसका जो मॉन्ट्रियल कनाडा उसमें है। ऑफिस ये जिनेवा में इसके जनरली ऑफिस है। इसकी ऑफिस और भी जगह है, 4-5 जगह और भी है, जैसे मलेशिया वलेशिया में भी है। तो IATA जो है ना, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर की एयरलाइंस के लिए नियम निर्धारित करती है और उनके बीच क्या करती है? समन्वय स्थापित करती है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि आकाशा एयरलाइंस की, तो यह स्थापना इसकी 2021 में हुई थी, लेकिन यह 7 अगस्त 2022 से काम करना स्टार्ट करती है। किस तरीके की ये एयरलाइंस है? तो ये लो कॉस्ट एयरलाइंस है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे? महाराष्ट्र में। जबकि स्थापना की अगर बात करते हैं तो राकेश जो झुनझुनवाला तो प्रमुख निवेशक हैं वो थे। लेकिन इनके जो MD और CEO हैं वो कौन है? विनय दुबे। ये चीज़ याद रखिए, विनय दुबे। ये थोड़ी ना इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन्हें आप याद रखा करिएगा। इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं है। अगर कोई चीज़ अगर आप याद रखना चाहेंगे तो कोई भी चीज़ बड़ी नहीं होती। IATA में शामिल होने वाली जो एयरलाइंस है ना, उसमें एयर इंडिया है, एयर इंडिया एक्सप्रेस है, इंडिगो है और स्पाइस जेट है। 5वें नंबर पे कौन बनी है? आकाशा एयर बनी है। तो आप पूछेंगे कि सर, कोई ऐसी भी एजेंसी है क्या, या कोई ऐसा भी मतलब संस्था है क्या जो हमारे देश में भी, हमारे देश के जो एयरलाइंस है उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं या रेगुलेट करने का काम करते हैं? तो मैं बोलूँगा कि हाँ, है ना। एक है अपना DGCA। क्या है? DGCA, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। यानी कि जो नागरिक नागरिक उड्डयन मंत्रालय है ना, उसके अंतर्गत ये आता है। इसकी स्थापना 1927 में होती है और ये मैं बोला ना, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है। ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है और इसके जो DG है यानी कि डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? महानिदेशक कौन है? फैज अहमद किदवई। और ये कैसी संस्था है? ये स्टेटवरी है, यानी कि वैधानिक है। यानी कि इसे एयरक्राफ्ट एक्ट 2020 के तहत क्या है? इसका स्थापना हुआ है। यानी कि देखो, स्टेट वरी क्या होता है? स्टेट वरी का मतलब होता है कि कोई ऐसी संस्था जो किसके द्वारा यो नियम यानी कि कानून बना करके उसे लाया गया है, उसे स्टेट वरी कहते हैं। लेकिन कोई ऐसी संस्था जो संविधान संशोधन यानी कि अमेंडमेंट करके लाया गया है, अमेंडमेंट करके लाया गया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे संवैधानिक संवैधानिक निकाय बोलेंगे। ये चीज़ आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब अगला सवाल है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि ये हर एक युवा के लिए काफ़ी खास है। जो बंदा है ना, कि हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ये याद दिलाने के लिए कि स्वामी विवेकानंद जैसा इंसान भी हमारे देश में पैदा हुआ था और इनके जैसा प्रतिभावान, सामर्थ्यवान
व्यक्ति भी हमारे देश में था। ठीक है। सबसे पहले घोषणा की जाती है कि सन 1984 में हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाएंगे, लेकिन इसका जो प्रथम आयोजन होता है वो कब होता है? 1985 में। याद रखिएगा, घोषणा 1984 में होती है, 1985 में मनाया जाता है। 12 जनवरी को हर साल मनाया जाता है और इसका जो उद्देश्य होता है युवा में प्रेरणा, चरित्र निर्माण यानी कि करेक्टर, राष्ट्र निर्माण की जो भावना है ना वो विकसित करना। और याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध तब हुए थे जब 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन जब हुआ था। तो उस समय उन्होंने भाषण दिया था कि मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जैसे ये शब्द सबने सुना था, पूरी एकदम गड़गड़ाहट के साथ वो जो संसद था ना वो दहल गया था। इनका वास्तविक नाम जो है नरेंद्र दत्त था और इनके जो गुरु है वो रामकृष्ण परम हंस जी थे। ठीक है। हर साल विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए, दो चीज़ें यहाँ पे, एक विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे, ठीक, और एक है कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस है। ठीक है। ये हर 3 साल पे मनाया जाता है। जो सम्मेलन होता है ना वो हर 3 साल पे होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि 3 साल पे हो जाए, लेकिन ये मान के चलिए कि 3 साल पे ही होता है। लेकिन जो हिंदी दिवस है ना वो हर साल कब? 10 जन को मनाया जाता है। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस भी 10 जन को ही होगा, लेकिन हर 3 साल पे होता है, लेकिन कभी कभार आगे पीछे भी हो जाता है। ठीक। तो कब मनाया गया है? तो हर ये 10 जनवरी को, ये क्या है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस है, 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। पहली बार सर कब मनाया गया था? तो पहली बार मनाया गया था भाई साहब ये 2006 में। और कौन थे उस समय मुख्य प्रधानमंत्री? तो उस समय थे मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी, इन्होंने बोला कि इसी टाइम पे मनाओ। लेकिन आप बोलोगे कि यार ये 12 जनवरी को किस लिए मनाना है? किसी और टाइम पे भी तो मना सकते हैं। 12 जनवरी पे इसलिए कि 12 जनवरी 1975 में पहला विश्व हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? ये किया जाता है आपका नागपुर। अब ये नागपुर कहाँ पे है? तो मुंबई में। नागपुर मुंबई में 12 जनवरी 1975 के दिन ही विश्व हिंदी सम्मेलन किया जाता है और ये पहला हिंदी सम्मेलन होता है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बोलते हैं कि भाई साहब जब 12 जनवरी को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है तो उसी डेट को हम हिंदी दिवस भी मनाएंगे, लेकिन विश्व हिंदी दिवस मनाएंगे। समझ में आई बात? इसीलिए हर हर बार 12 जनवरी को ही हिंदी दिवस 10 जनवरी को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। सॉरी, ये 10 है। 10 जनवरी को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। लेकिन आप बोलेंगे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 14 सितंबर को। हर साल मनाया जाता है। फिर आप वही बात बोलेंगे, सर 14 सितंबर को ही किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि भाई साहब 14 सितंबर 1949 में हमने हिंदी को आधिकारिक भाषा के तौर पे ग्रहण किया था। ये हमने मतलब हमारी संविधान सभा ने इसे एक्सेप्ट किया था। इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, जबकि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये है इनके बीच का फर्क। ठीक है। आप देख लीजिए, ये इसका इतिहास रहा है। ठीक। लास्ट टाइम जो हमने विश्व हिंदी दिवस मनाया है वो फिजी में मनाया। कहाँ पे मनाया है? फिजी में। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिए। क्वेश्चन 4 है कि 2026 में रेजलैंड एंड पशुपालक के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। ये किसने किया? तो यूनाइटेड नेशंस में जो महासभा होती है उसने किया है। और बाकी जो यूनेस्को, FAO, WHO, ये सब UN की क्या है? UN की शाखाएं हैं। आप बोलेंगे सर रेजलैंड क्या होता है, पशुपालक क्या होता है? तो रेजलैंड वो जगह होती है भाई चारागाह। और चारागाह ये अंग्रेजी वालों का अलग ही चोचला है ना, तो इसका अंग्रेजी का हिंदी करेंगे तो आएगा चारागाह। चारागाह क्या होता है सर? चारागाह भाई साहब वो जगह होती है जहाँ पे झाड़ियाँ होती है, घास होते हैं, ये सब चीज़ें होती है और पशु जो होते हैं आते हैं इन्हें चरने के लिए। तो बोलेंगे सर पशुपालक क्या होता है? तो भाई साहब जो पशु को चराने के लिए बंदा आता है ना वो पशुपालक है। तो बोला कि आप बोलेंगे फिर कि सर ये महासभा
ने ऐसा क्यों किया कि रेंजलैंड और पशुपालक, क्या चल रहा है ये सब? तो भाई साहब, चल ये रहा है कि यूनाइटेड नेशंस बोल रही ने कि एक इकोसिस्टम होता है, और इकोसिस्टम को अगर बचाना है तो हमें जो रेंजलैंड है ना, इस पे आप गाय भैंस चराओ, लेकिन इतना भी गाय भैंस नहीं चराना है कि जो सारा घास है वो खत्म हो जाए, जो और झाड़ियां हैं ये सब खत्म हो जाए, जो सवाल ये सब चीजें हैं ये सब खत्म हो जाए। तो हमें चराना है लेकिन बचाना भी है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि 2026 में रेंजलैंड और पशुपालक, ये 2026 का क्या है, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। किसने? यूएन ने घोषित किया है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आप बोलेंगे सर कि यूनाइटेड नेशंस के बारे में कुछ बता दो, तो भैया हमने यहाँ पे बता रखा कि यूनाइटेड नेशंस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका काम विश्व शांति सहयोग है, विकास को बढ़ावा देना, और स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है। इसी 24 अक्टूबर को की वजह से विश्व भर में क्या मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस दिवस मनाया जाता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन के कुछ प्रमुख अंग है: महासभा है, सुरक्षा परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सचिवालय है। इन सब के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, और वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जो है ना, वहाँ पे एंटोनियो गुटेरेस उसके महासचिव हैं। यूनाइटेड नेशंस की ये कुछ एजेंसियां हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। किस राज्य का केई पेन्योर, किस राज्य का केई पेन्योर बना भारत का पहला बायो हैप्पी जिला? तो ये भाई साहब कोई और नहीं, अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है केई पेन्योर। ये तो बोलेंगे सर कि ये बायो हैप्पी जिला होता क्या है? क्या होता है बायो हैप्पी? बायो हैप्पी कुछ नहीं होता भाई साहब। बायो हैप्पी यही होता है कि जैसे अब जैविक खेती हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा हो गया, जल संरक्षण हो गया, प्रदूषण मुक्त जो जीवन शैली है ना, मतलब सब ये मिला करके समझ लीजिए कि आप एक तरीके से जो आपको नेचुरली मिला है ना, आप उसी चीज़ का यूज करके आप एक अच्छी सी लाइफ जी रहे हैं, वही आपको क्या कहा जाएगा, बायो हैप्पी लाइफ कहा जाएगा, ठीक है। ज़्यादा भांड करने की जरूरत नहीं है। तो बोलेंगे कि बायो हैप्पीनेस की अवधारणा किसने दिया था? तो एम एस स्वामीनाथन ने दिया था, ठीक है। केपी पेन्योर क्या है? अरुणाचल प्रदेश का एक नव गठित, यानी कि नया बना हुआ ये क्या है, जिला है। कुछ अगर करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो भाई साहब, आलो प्रभात जो है ना, अभी एक इन्होंने सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम किया था यार, कल्चरल प्रोग्राम किया था। किसने? अरुणाचल प्रदेश में। ये क्यों होता है सर? तो ये जो डोंग गांव है ना, डोंग गांव एक ऐसा गांव है जहाँ पे सनराइज सबसे पहले होता है, सनराइज भी होता है और सनसेट भी सबसे पहले होता है। तो जब दिसंबर का लास्ट समय चल रहा होता है ना, तो सनराइज सबसे पहले, यानी कि हैप्पी न्यू ईयर सबसे पहले वहाँ पे मनाया जाएगा। तो उसी चक्कर में ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है ना, ये चल रहा होता है। तो डोंग गांव में अभी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था उसका नाम रखा गया था आलो प्रभात, डांस ऑफ द डान। और एक चीज और याद रखिएगा, इसी डोंग गांव को ही लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है। या तो आप अरुणाचल प्रदेश को कहिए या फिर डोंग गांव को कहिए। फिर बोलेंगे सर अरुणाचल प्रदेश किसी चीज़ के लिए अभी चर्चा में था क्या? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल था। वहाँ पे कलाई प्रोजेक्ट 2 बन रहा था, ठीक है। कलाई प्रोजेक्ट 2 बन रहा था, तो वहाँ पे विरोध हुआ। विरोध जो वहाँ के पर्यावरणविद थे उन्होंने विरोध किया। तो आप बोलेंगे सर कहाँ पे बन रहा था? तो ये बन रहा था भाई साहब लोहित नदी। लोहित नदी क्या है? लोहित नदी ये ब्रह्मपुत्रा जो नदी है ना, उसकी एक क्या है, इसकी एक सहायक नदी है। कौन सी नदी है? सहायक नदी है, ठीक है। ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी रिवर है। तो आप बोलेंगे सर विरोध किस लिए हुआ था? अगर बन रहा है तो अच्छी बात है ना। तो मैं बोला बिल्कुल अच्छी बात थी, लेकिन यहाँ पे ना एक सफ़ेद सफ़ेद उदर, यानी कि पेट वाला बगुला था। ऐसा बगुला था जिसका जो पेट होता है ना वो सफ़ेद था। तो उसकी वजह से, तो सर सफ़ेद पेट वाला बगुला है तो क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत ये थी ना भाई कि एक EIA रिपोर्ट आती है कि जब अगर आपको कोई डैम या कोई एयरपोर्ट या कोई भी चीज़ आपको बनानी हो, तो EIA रिपोर्ट रहती है। और EIA रिपोर्ट जो होती है ना, वो जाती है घूम घूम के देखती है कि कई तरीके से देखती है, लोगों से मिलती है और कई तरीके से देखती है और बोलती है कि हाँ ये डैम बन रहा है तो इससे कोई पर्यावरण को नुकसान होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें वो EIA अपने रिपोर्ट में लिखती है। फिर उसके बाद एक
एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी होती है, जिसे हम EAC बोलते हैं। तो वो क्या होता है कि वो बताता है कि इस बांध को या इस एयरपोर्ट को हमें मंजूरी देनी है या नहीं देनी है, इस परियोजना को क्या करना है। तो इसे सिफारिश EAC ने भी कर दी थी। तो वहाँ के जो पर्यावरणविद थे वो बोलते हैं कि एक बात बताओ यार, तुमने तो दे दिया, लेकिन तुम्हारे EIA रिपोर्ट में कहीं पर भी इस सफेद पेट वाले बगुला का नामो निशान नहीं है, और तुम बोल रहे हो कि रिपोर्ट तैयार कर दिए। तो इसी बात पे बढ़ता है बवाल। और लोग ये बोलते हैं कि वहाँ पे जो नाम दफा है, नाम दफा वाला जो एरिया है ना, वही इसके लिए ज़्यादा सुरक्षित है। तो सर क्या हो गया, ये सफ़ेद पेट वाला बगुला है, अगर वहाँ पे बना देंगे तो क्या हो गया, पेट वाला बगुला ही तो है। नहीं भाई, ये जो IUCN है ना, IUCN की ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है, यानी कि ये लगभग लगभग ख़त्म होने के कगार पे है। इसलिए ज़्यादा टेंशन वाली बात है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है और यहाँ पे 77 सब्सक्राइबर हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर पसंद आ रही है तो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और यहाँ महादेव पाठशाला आप ऑफिशियल जैसे टेलीग्राम पे सर्च मारेंगे मेरा एक ये टेलीग्राम चैनल आएगा, और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ आपको PDF के रूप में वहाँ पे चला जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं जो कुछ भी क्वेश्चन करता हूँ वहाँ पे एक पोल के रूप में रहता है, आप वहाँ पे क्लिक करके आप आंसर कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन है कि कहाँ आयोजित होगा उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट सम्मेलन। उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट सम्मेलन, ये कहीं और नहीं भाई, ये उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, वहाँ पे आयोजित होगा। लेकिन याद रखें, अभी मैंने आपको एक और बताया था, राजस्थान में भी हुआ था, राजस्थान में भी हुआ था AI का रीजनल AI कम्पैक्ट सम्मेलन 2026, ये राजस्थान में। आप बोलेंगे सर ये अलग अलग राज्य करा क्यों रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा। तो भाई साहब, पहली बात तो ये है कि फरवरी 20 के आसपास ना, ये इंडिया इंडिया के लिए ऑल इंडिया लेवल पे क्या होने वाला है, AI इम्पैक्ट सम्मेलन होने वाला है। तो जैसे आप किसी समारोह में जाते हैं तो वहाँ पे अगर आपको डांस करना है तो उससे पहले रिहर्सल करते हैं ना, उसी तरीके से सेम यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं कि जब इंडिया वाला करना है तो उससे पहले अलग अलग जो राज्य है वो अलग अलग आपका क्या कर रहे हैं, ये सम्मेलन कर रहे हैं, यानी कि रिहर्सल कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, अब सर AI इम्पैक्ट क्या है, भाई साहब इसमें ये चीज़ें देखी जाएगी कि AI का इम्पैक्ट क्या क्या पड़ सकता है। AI हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है, AI हमारे लिए क्या हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अगर अच्छा है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन अगर सर ये बुरा हो गया तो फिर क्या होगा, बुरा होगा तो उसका भी कोई तोड़ निकाला जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है ना, इसमें इस सम्मेलन में देखा जाएगा। ठीक है, अगर आप बोलेंगे कि सर भारत देश है, भारत देश में उत्तर भारत में आप देखेंगे कि एक राज्य है और वो जो राज्य है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में भी 24 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना होती है, और ये इसका जो सबसे बड़ा शहर लखनऊ है, इसको राजधानी बना दिया जाता है। अभी इसमें 75 जिले, 76वां जिला जो है ये बनने को तैयार है। उसका नाम भी आ गया कल्याण सिंह नगर, जो कि अलीगढ़ और बुलंदशहर के कुछ क्षेत्र को निकाल करके बनाया जा रहा है। फिर आप बोलेंगे सर कुछ और बता दो, तो मैं यही बताऊंगा कि यहाँ पे जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। अब आप कुछ बोलिएगा नहीं आगे। विधानमंडल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे विधान परिषद द्विसदनीय यहाँ पे विधानमंडल है। ठीक है, तो विधान परिषद की सीटें 100 है यहाँ पे, और लोग ये विधानसभा की सीटें 403 है। लोकसभा की सीटें यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, 80 है, और राज्यसभा की सीटें यहाँ पे 31 है। क्योंकि ये सबसे बड़ा यानी कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य यही है, इसलिए यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा की सीटें ज़्यादा होंगी, सिंपल सी बात है। अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा रामसर स्थल सेकंड नंबर पे कहाँ पे है, सेकंड नंबर पे कहाँ पे है, यहीं पे है। ठीक है, सबसे यूपी का जो सबसे पहला रामसर स्थल है वो क्या है, ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से नरौरा तक। आप कहेंगे सर एक बात बताओ, हमारे जो यूपी में ना कितना
ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। तो मैं बोलूँगा भाई साहब टोटल 3 है। टोटल कितना है? 3 है। और 1983 में 2 बने थे, कौन कौन? ताजमहल और आगरा का किला, ये दोनों एक ही साथ गए थे। इनके साथ कोई और भी गया था क्या सर? हाँ गया था ना। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं थी वो भी इनके साथ शामिल हुई थी 1983 में। अब बोलेंगे सर कोई ऐसा नेशनल पार्क भी है क्या जो एक साथ शामिल हुए थे? तो मैं बोलूँगा हाँ है ना भाई। 1985 में 1985 में केवला देव। अब ये बताओ केवला देव कहाँ पे है? तो भाई साहब केवला देव ना आपका राजस्थान में है। और दूसरा कौन सा है सर? दूसरा है काजीरंगा। ये कहाँ पे है? काजीरंगा जो है ये आपका असम में है। तो ये दोनों एक साथ सम्मिलित हुए थे कहाँ पे? यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जो नेचुरल वाला है ना, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को भी यूनेस्को 3 टाइप में बांटता है। उसमें एक मानव निर्मित होता है, एक नेचुरल होता है और तीसरा होता है मिक्स टाइप। तो ये नेचुरल वाले में 7 है। 7 में से सबसे पहले केवलादेव और काजीरंगा गए थे, जबकि मानव निर्मित वाले में ये 4 गए थे, अजंता, एलोरा और आपका ताजमहल एंड आगरा का किला। लेकिन अगर यूपी में पूछे तो यूपी में 3 है। ठीक है भाई साहब, ये है गोवा के एक उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो। और उन्हें ना एक देश है, उन्होंने इसे अपने देश का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान जो सबसे ऊपर वाला है देने की घोषणा की है। देने की घोषणा क्या, इनको दे ही दिया है। तो आप बोलेंगे सर वो है कौन सा? इटली है। फिर आप बोलेंगे सर इसको दिया किस लिए गया? तो भाई साहब गोवा में ना जब ये डेम्पो साहब थे ना, तो डेम्पो साहब ने जो इटालियन मतलब इतालवी जो व्यक्ति थे ना, उन लोगों की इन्होंने काफ़ी हेल्प की है। तो इससे खुश होकर के जो इटली के ये व्यक्ति हैं, इन्होंने बोला कि हम तुम्हें पुरस्कृत करते हैं। बस बात इतनी सी है। ठीक है, ये बंदा जो है इसको पसंद कर लिया। बस बात इतनी सी है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर पुरस्कार का कुछ नाम तो होगा। पुरस्कार का नाम है ना भाई, आर्डिन डेला स्टेला डी इतालिया। आर्डिन डेला स्टेला डी इतालिया। भाई साहब नाम बहुत टेढ़ा है। इटली का एक प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है जो उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो जिन्होंने विदेशों में इटली के साथ मैत्रीपूर्ण, यानी कि आप मदद करिए तो आपकी मित्रता बढ़ेगी। ठीक है, मित्रता बढ़ेगी तो फिर आपको सम्मान मिलेगा। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। और सबसे जो जो मतलब सक्रिय ज्वालामुखी है वो माउंट एटना है, वो भी यूरोप की। इटली के भीतर जो देश है वो वेटिकन सिटी है। और यूनेस्को साइट्स में सबसे पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है वो इटली में ही है। वेटिकन सिटी और सान मारिनो इटली के भीतर स्थित स्वतंत्र देश है। भाई इटली के अंदर ये स्वतंत्र देश है वेटिकन सिटी, क्योंकि इनके बीच एक समझौता हुआ था, उस बीच ये निकल करके आए हैं। ठीक है, माउंट एटना है यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ये इटली के सिसिली द्वीप पे है। ठीक, आप देखिए ये इटली है। इटली का जो बॉर्डर है वो किससे लगता है? फ्रांस से लगता है, स्विट्जरलैंड से लगता है, ऑस्ट्रिया से लगता है, स्लोवानिया से लगता है। ठीक है, 5 देशों से इसका लग रहा है। 5 नहीं बल्कि 4 है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है और स्लोवानिया है। ठीक, इटली है। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम है। अगर आप ये देखेंगे, हाँ, इटली के अगर नीचे साइड में देखेंगे तो ये है मेडिटेरेनियन सी, और ऊपर साइड में देखेंगे तो एड्रियाटिक सी है। ठीक है भाई साहब, एक और कांड हुआ है। कांड ये हुआ है कि मेघालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिल गई है। मेघालय को पहली मुख्य न्यायाधीश बन गई है, क्योंकि यहाँ पे मातृसत्तात्मकता चलती है भाई। यहाँ पे जो लेडीज होती है ना वही मालिक की तरीके से होती हैं। तो उनका नाम है रेवती मोहित डोरे। रेवती मोहित डेरे यार, ये हैं जो मुख्य न्यायाधीश बनी है। अब आप बोलेंगे कि सर कुछ और बताओ, तो मैं यही बताऊंगा कि जो राज्य है मेघालय, और मेघालय का मतलब मेघ प्लस आलय यानी कि बादलों का घर। इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 में होती है। राजधानी शिलांग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 23वां है। सीमावर्ती राज्य असम है और बांग्लादेश देश के रूप में बांग्लादेश है। यहाँ के मुख्यमंत्री कोनराड के सांगमा है। CH विजय शंकर यहाँ के राज्यपाल हैं। आप बोलेंगे सर कुछ संवैधानिक चीज़ें बताओ ना।
तो मैं यही बोलूँगा कि भाई उन्हें अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 217 के तहत जो राष्ट्रपति होता है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 में जो पहला है, क्लॉज पहला है कि तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन किसके किसके सिफारिश पे? तो मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। ये चीजें याद रखिएगा, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन परामर्श दो लोगों का लिया जाता है, मुख्य न्यायाधीश जो कि सीजेआई है और संबंधित राज्य का जो राज्यपाल है उससे लिया जाएगा। प्रणाली क्या होती है? कॉलेजियम प्रणाली होती है। ठीक है, जिसमें सीजेआई रहता है प्लस 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश रहता है, उसके द्वारा नाम जो होता है वो अनुशंसित किया जाता है और राष्ट्रपति उस पर क्या करता है? केवल ठप्पा लगाता है। ठीक है, इनका जो आयु है, आयु कितना साल होना चाहिए? जैसे ही 62 साल होगी इनकी आयु, इनका काम खत्म हो जाएगा, यानी कि ये अपने पद से चले जाएंगे। आप बोलेंगे सर इसमें कोई समय सीमा है क्या? भाई साहब समय सीमा कुछ नहीं है, समय सीमा यही है कि ये 62 साल जैसे पूरा होगा इन्हें अपने पद से हटना है, या फिर आप इन्हें हटाना चाहते हो तो इनके ऊपर महाभियोग लगा दीजिए, महाभियोग लगाएंगे तो भी ये हट जाएंगे, लेकिन आपको सिद्ध करना पड़ेगा। महाभियोग एक बहुत ही ज़्यादा कठिन चीज़ है। ठीक है, योग्यता की बात करते हैं तो ये भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला काम है, और कम से कम 10 वर्ष किसी भी न्यायालय में न्यायाधीश रहे हो, या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहे हो तो भी चलेगा। और शपथ दिलाने का काम किसका रहता है? राज्यपाल का काम रहता है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।